कण कण में क्रांति लाएगा संविधान, मन मन में शांति लाएगा संविधान। मेरा संविधान, हमारा संविधान, सबका संविधान, नफरत तोड़ता है मेरा संविधान, इंसानियत जोड़ता है हमारा संविधान। मेरा संविधान, हमारा संविधान, सबका संविधान। कानून के सब रखवाले लेकर चेहरे भोले भाले, घूमते फिरते करते हैं जगह जगह पर झोल झमेले। आकर साथ देकर हाथ करेंगे विधायक जिंदगी का विधान। मेरा संविधान, हमारा संविधान, सबका संविधान। ए ताऊ, तो अंधा है के? मैं कोनो अंधा नहीं ना, कानून अंधा है, पर उसके रक्षक और तुम जैसे खास उसे अंधा बनाए रखे। जल्दी चलो, नहीं तो कोई और आके दुर्घटना कर देवे। जल्दी जल्दी चलो। दादाजी दादाजी, यहाँ इतनी भीड़ काहे लगी है? हमें क्या करना है सावित्री, घर आ, जल्दी जल्दी चल। ना दादाजी, मुझे जानकारी चाहिए कि यहाँ इतनी भीड़ काहे लगी है। कोई किसी को मार तो नहीं रहा? मैं उसे बचाऊंगी। क्या तू बचाएगी? कैसे? तू क्या अपने आप को माता सावित्रीबाई फुले समझ रहे क्या? फिर इतनी भीड़ काहे लगी है? कोनो झगड़ा तो नहीं हो रहा? ये कोर्ट है, कोर्ट। यहाँ न्याय हुए है, लोग आए हैं, यहाँ न्याय हुए है। न्याय हुए मतलब? यहाँ न्याय क्या हुए? तू बड़ी जिद्दी है, हाँ? चल मैं मानू बताऊं, देर होने लगे है, चल। खूंखार खूनी पुलन प्रकाश हाजिर हो। मिलॉर्ड, पुलन प्रकाश अभी सिर्फ एक आरोपी है। कोर्ट के किसी भी कर्मचारी को उन्हें खूनी बुलाने का कोई अधिकार नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। आप ऐसे बीच में बोल नहीं सकते। कौन खूनी है और कौन खूनी नहीं है, इसका निर्णय कोर्ट लेता है। यह बात आप याद रखें। मिलॉर्ड, जस्टिस फॉर इनोसेंट पीपल इस एनजीओ की तरफ से आरोपी फुलन प्रकाश के 3 अलग अलग स्थानों पे घटे घटनाओं को एक साथ चलाने की अर्जी दी थी। उसी के अनुसार वरिष्ठ न्यायालय ने जस्टिस फॉर इनोसेंट पीपल की अर्जी मंजूर की है। उसी के अनुसार आज इस कोर्ट में आरोपी फुलन प्रकाश पर सरकार की तरफ से वरिष्ठ सरकारी वकील आयुष्मान पैरवी करेंगे। वे जस्टिस खुराना की कोर्ट में आरोपी का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इसलिए अभी आ नहीं पाए। वे आने तक मैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुमेध आपके सामने केस की जानकारी रखने की इजाजत चाहता हूँ। ठीक है, यू मे प्रोसीड नाउ। मिलॉर्ड, आरोपी फुलन प्रकाश ने नाबालिग छात्र नरेंद्र हत्या वारदात तथा बलात्कार हत्या केस से संबंधित वरिष्ठ सरकारी जाने माने सरकारी अभियोक्ता एसीपी संजय, डॉक्टर आरती, छात्र नरेंद्र के क्लास टीचर शुभंकर और प्रधानाचार्य मिश्रा की निर्मम हत्या की केस है और उसी के साथ साथ सुवर्ण हरिदासी बलात्कार हत्या केस तथा आंदोलन से संबंधित डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुलदीप सिंह, सुवर्ण हरिदासी से संदिग्ध अभियुक्त ब्रजभूषण और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रेवन्ना की हत्याओं का आरोप आरोपी फुलन प्रकाश पर है।
आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। माफ करना, ये शपथ मैं नहीं ले सकता, लेकिन जो भी कहूंगा सच ही कहूंगा। तुम्हें तो शपथ लेनी ही पड़ेगी। क्या शपथ लेकर कोई झूठ नहीं बोलता? बिना शपथ लिए हुए सच कहूंगा तो आपको आपत्ति क्या है? यह परंपरा है। सर, मेरी आपत्ति है कि लोगों ने उनके अपने पवित्र ग्रंथों के नाम से शपथ ली, लेकिन कोर्ट के सामने झूठ बोल दिया। उसके लिए कानून है। अगर कोई शपथ लेकर भी कोर्ट के सामने झूठ बोलता है तो कानून इसकी दखल लेता है और उसे सजा भी देता है। सर, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इस व्यवस्था ने व्यक्ति की जाति देखी है, शिकायत करने वाले व्यक्ति की जाति देखी है, पीड़िता की जाति देखी है, उस हिसाब से कानून ने दखल दी है। लेकिन कानून तो सबके लिए समान है ना, इसलिए मुझे कानून पर विश्वास है, लेकिन व्यवस्था पर नहीं। ठीक है, यह केस का विषय नहीं है, लेकिन कोर्ट के परंपरा के हिसाब से आपको शपथ लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको किसी अन्य धर्म ग्रंथ पर विश्वास है और उसके ऊपर हाथ रखकर शपथ लेनी है तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर है। धन्यवाद सर, मुझे किसी भी धर्म पर कोई आपत्ति नहीं है। मेरा अपना अलग धर्म है और मेरा धर्म है इंसानियत। क्या कोर्ट में कोई इंसानियत की किताब है? ऑर्डर ऑर्डर। सर, शायद इस देश में इंसानियत की किताब नष्ट कर दी गई है, लेकिन इस देश का संविधान मेरे लिए किसी भी धर्म ग्रंथ से ऊपर है। मैं संविधान की कसम लेना चाहता हूँ। भारतीय संविधान दिया जाए। मैं संविधान की शपथ लेकर कहता हूँ, कोर्ट के सामने जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप अपनी बात रख सकते हैं। यू मे प्रोसीड नाउ। माय लॉर्ड, मेरे सामने खड़ा ये व्यक्ति छोटा सा है, उम्र में भी और अनुभव में भी, लेकिन ये छोटा सा व्यक्ति जो भोला भाला दिखता है वो भोला नहीं है, खूंखार खूनी है। माय लॉर्ड, इसके सर पर जातीयता का भूत सवार है और इसीलिए इसने सोच समझकर और बहुत ही ठंडे दिमाग से 9 लोगों की हत्या की है। उन 9 लोगों की हत्या जिनका समाज में अच्छा खासा वजूद था, और 9 लोगों में 2 महिलाएं भी थी जिनकी हत्या का आरोप कटघरे में खड़े इस शिक्षित फूलन प्रकाश पर है। माय लॉर्ड, कटघरे में खड़ा यह शख्स बड़ा ही शातिर है। पुलिस इसे जांच करना चाहती थी, लेकिन पुलिस से ये कोई भी बात बताने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस के साथ कोई सहयोग करने के लिए भी तैयार नहीं है। आज तक हम इस खूंखार खूनी पर चार्जशीट दायर नहीं कर पाए और इसीलिए मैं कोर्ट से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें 90 दिनों की और पुलिस रिमांड दी जाए ताकि हम इस आरोपी पर चार्जशीट दायर कर सके। अगर आप 3 महीने में कोई जांच पड़ताल नहीं कर पाए तो क्या आप अगले 3 महीने में जांच कर पाएंगे? यस माय लॉर्ड। यह आरोपी हमें घटनास्थल ले जाने के बावजूद भी हमें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, और इतना ही नहीं, पुलिस को मर्डर वेपन भी तलाशना है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है? उन्हें 90 दिन काफी नहीं थे, उन्हें हाजिर कर दीजिए। यस माय लॉर्ड, जी उन्हें हाजिर कर देते हैं। सीनियर इंस्पेक्टर श्रीवास्तव हाजिर हो। इतनी बड़ी घटना घटी है, 9 खून हुए हैं और आप जांच पड़ताल कर नहीं पाए हैं? मिलॉर्ड, हमने सभी घटनास्थल पर जाकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से जांच की है, लेकिन स्थानीय रहवासी इस बारे में पुलिस को जानकारी देने से डर रहे हैं या देना नहीं चाहते, और आरोपी भी हमें जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। वो चुप रहता है, ज्यादा पूछने पर यह बताता है मुझे जो भी कुछ कहना है वो हम कोर्ट में कहेंगे। हमने खून हुए लोगों के रिश्तेदारों से बात की है, उन्होंने हमें बताया है कि इसी शख्स ने दिन दहाड़े उनके आंखों के सामने हत्या की है। क्या आपको विश्वास है? यस माय लॉर्ड, हम केस के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं
और जल्द ही मर्डर वेपन भी तलाश किए जाएंगे और इसीलिए 3 महीने की पुलिस रिमांड और दी जाए। मुझे आरोपी के वकील से भी पूछना पड़ेगा। आपके वकील अभी तक क्यों नहीं आए? नहीं सर, मेरा कोई वकील नहीं है। फिर आप केस कैसे लड़ेंगे? आपकी पैरवी कौन करेगा? सर, मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है, ना ही मैं कोई जिरह करना चाहता हूँ। क्यों? कोई दबाव है आप पर? जी नहीं। हाँ, वैसे तो उन्होंने मुझ पर काफी अन्याय किया, दबाव लाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके सामने नहीं झुका। आप चाहे तो सरकारी वकील भी आपको मिल सकता है। जी नहीं सर। फिर आपका केस कौन लड़ेगा? सर, मुझे अपने गुनाह मानने हैं, इसलिए मैं कोई वकील देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ सच्चाई मैं आपके सामने बयां करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपसे इजाजत चाहिए। आप कोर्ट के सामने अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, ये इस बयान से आपको शिक्षा हो सकती है, क्या आपको ये पता है? जी सर, मैं सजा का हकदार हूँ, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन इसके पीछे की वजह भी अगर आप समझ जाए तो बेहतर होगा। माय लॉर्ड, आरोपी ने गुनाह कबूल किया है तो केस आगे बढ़ाने का सवाल ही नहीं आता, उसे सजा दी जाए यही काफी है। हाँ सर, मैं इस देश के संविधान में विश्वास रखता हूँ और संविधान के हिसाब से मैंने गलत काम किया है तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन मैंने ये क्यों किया, इसके पीछे की वजह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। माय लॉर्ड, अब इसमें कहने के लिए कुछ रखा ही नहीं है। जब आरोपी ने गुनाह मंजूर किया है तो उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। यह गुनहगार है, उसकी गलती हुई है, ये उसे भी पता है। यह एक कानूनन अपराधी है और इसीलिए उसे फांसी की सजा ही सुनाई जाए। सर, मुझे सजाए मौत मिलने से पहले मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। क्या हम एक गुनहगार को एक हीरो साबित करना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी गुनहगार को ग्लोरीफाई करने का मौका हम उसे नहीं दे सकते। जब आपको गुनाह कबूल है, आप शिक्षा लेने के लिए भी तैयार है, तो आपको बात क्यों करनी है? यस माय लॉर्ड, आरोपी ने आरोप मंजूर किया है तो बिना किसी देरी के उसे सजा सुनाई जाए। हम अगले शुक्रवार को निर्णय सुनाएंगे। अगले शुक्रवार को क्यों? सजा आज ही बताइए, लेकिन उसके पहले मेरे गुनाह करने की वजह आपके सामने रखना चाहता हूँ। कोर्ट इसकी इजाजत नहीं दे सकता। सर, इस देश के महात्मा को सरेआम गोली मारी जाती है, उसके गुनहगार जिसे फांसी की सजा हो जाती है उसको भी अपनी बात रखने का कोर्ट मौका देता है। दूसरी तरफ आतंकवादी कसाब देश का दुश्मन होने के बावजूद भी कोर्ट उसकी बात सुनता है, तो मुझे अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? कानून इसकी इजाजत नहीं देता। माय लॉर्ड, एक गुनहगार जिसको अपना गुनाह मंजूर है, उसे अगर हम हीरो बनने का मौका देंगे तो समाज में एक गलत संदेश जाएगा और इसीलिए आरोपी को नियमों का सहारा नहीं मिलना चाहिए। महात्मा को मारने वाले का बयान पूरे देश में सुनाया जाता है, इसका मतलब उसे भी हीरो बनाया जा रहा है ना? वो महात्मा जिसने अपना देश के लिए वक्त दिया, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, उस हत्यारों को, उस महात्मा के हत्यारों को हीरो बनाया जा रहा है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं? मानता हूं नौ खून की है, लेकिन उसकी वजह भी आप जान लीजिए। वजह साफ है, तुम एक साइको किलर हो और साइको किलर की कोई वजह नहीं होती। साइको इस शब्द पर आपत्ति है, आप साइको नहीं कह सकते। मैंने उन्हीं लोगों का वध किया है जिनकी वजह से सामाजिक स्वास्थ्य खराब हुआ। वे गुनहगारों की हिम्मत बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, आपकी आपत्ति समझ सकते हैं। क्या आप अपने आप को बड़े 30 मार का समझते हो क्या? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आरोपी मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा है। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। आप कोई भी निजी टिप्पणी नहीं कर सकते, आपको वार्निंग दी जाती है। आप कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं कर सकते। ओके सर,
मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि मेरे बिना बताए क्या सरकारी वकील मोटिव बिहाइंड द ऑफेंस प्रूव कर पाएंगे? क्या कोर्ट भी बिना मोटिव जाने सिर्फ मेरे बयान पर शिक्षा दे पाएगी? नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कोर्ट मेरी पूरी बात सुनकर ही मुझे शिक्षा सुनाए। मैं अपने कथन से पीछे नहीं हटूंगा। इतना ही नहीं, कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि मैंने संविधान के खिलाफ काम किया है तो मुझे फांसी की शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या? वे कहा और तुम कहा, दोनों में अंतर है। वे, वाह, एक हत्यारे का आदरयुक्त संबोधन। ऑर्डर, कीप साइलेंस इन द कोर्ट। सच में हम दोनों में बहुत अंतर है। वह एक आतंकवादी था, देशद्रोही था। उसने अपने कौम के लिए हत्या की, मैंने भी वध किए हैं, लेकिन मैंने समाज के उन दरिंदों के वध किए जिनकी वजह से न्याय व्यवस्था पर उंगली उठाई जा रही थी। वे न्याय व्यवस्था को खराब करने के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए मैंने उनका वध किया। कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठ रही है, क्या तुम्हें और लोगों को कानून व्यवस्था के ऊपर विश्वास नहीं है? सर, मेरा ही नहीं, संविधान को मानने वाले हर इंसान का कानून पर विश्वास है, लेकिन व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। आप कहना क्या चाहते हो? सर, संविधान को मानने वाले हर इंसान का इस देश के कानून पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन आज ये कानून व्यवस्था जिन हाथों में है उस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। वह व्यवस्था सही होती, न्याय वक्त पर मिल जाता, सही न्याय मिल जाता तो लोग उस व्यवस्था पर विश्वास रखते, लेकिन इस व्यवस्था पर किसी का विश्वास नहीं। सर, इसलिए मैं इस व्यवस्था को आपके सामने रखना चाहता हूँ और उस पर आप गौर करें। हाँ, लेकिन इसके बाद भी मुझे सजाए मौत मिलनी चाहिए। सजा क्या सुनानी है यह हम तय करेंगे। आप गंभीर आरोप कर रहे हो। सर, किसी आरोपी को इतना वजूद क्यों दे? यह शख्स कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहा है। बिना किसी देर के इसे जल्द से जल्द सजाए मौत दी जाए, ऐसे में कोर्ट से मांग करता हूँ। कानून के पहरेदार के नाते अगर कोई कानून के ऊपर उंगली उठाता है उसके तह तक जाना जरूरी समझते हैं, और बेवजह कानून पर कोई उंगली उठाएगा तो उसे सजा भी होनी चाहिए। इसकी तह तक जाने के लिए हमें इनकी बात सुननी पड़ेगी। मेलॉर्ड, कोई भी सामान्य व्यक्ति आएगा और कानून पर उंगली उठाएगा और हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर व्यक्ति कानून पर उंगली उठाता है तो उसे ना समाज में रहने का अधिकार है, ना इस देश में, और मुझे तो लगता है कि उसे इस दुनिया में ही रहने का अधिकार नहीं है। सर, सरकारी वकील सही कह रहे हैं। जिसे देश के कानून में विश्वास नहीं है, भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है, उसे इस देश में रहने का अधिकार ही नहीं। और मैंने जो हत्याएं की है वह वही लोग हैं जिन्होंने कानून को तोड़ मरोड़ कर लागू करने का काम किया है। ऐसे ही लोगों को मैंने इस देश से ही नहीं तो दुनिया से बाहर कर दिया है। मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है। इस देश का संविधान, इस देश में रहने वाला हर इंसान जिसकी कोई आवाज नहीं है, वह मेरे लिए सर्वोपरि है। आरोपी की बातों से ऐसे लगता है कि उसे कानून के रखवाले जिनके ऊपर कानून की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है, उन्होंने कोई गलत काम किया है, इसलिए कोर्ट स्वयं जांच करेगी। कोर्ट की निगरानी में जांच होगी। कोर्ट आदेश देता है कि कल सुबह वारदात जगह पर जाके लोगों से बात करके कोर्ट निर्णय लेंगे। कानून के सब रखवाले लेकर चेहरे भोले भाले, द कोर्ट इज अर्जेंट। करते हैं जगह जगह पर झोल झमेले, आकर साथ देकर हाथ करेंगे विधायक जिंदगी का विधान। मेरा संविधान, हमारा संविधान, सबका संविधान। नमस्कार, बहिष्कृत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अस्मिता जावले इस घड़ी की बड़ी खबर लेकर सामने आई हूँ। नगर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के नजदीक 12वीं कक्षा के नाबालिग छात्र नरेंद्र को गांव के कुछ गुंडे बड़ी क्लास से सभी के सामने उठाकर ले गए। कहा जाता है कि नाबालिग छात्र नरेश का गांव के एक तथाकथित
उच्च वर्णीय लड़की से प्यार था। यह गांव के तथाकथित सांस्कृतिक रक्षक दल के कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा। वे उसे कक्षा से उठाकर ले गए और खेत में बुरी तरह से मारा पीटा। उसे खेत के पेट पर फांसी का फंदा बनाकर टांग दिया। प्रधानाचार्य ने घटना की गंभीरता देखते हुए तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई और छात्र नरेंद्र को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक दरिंदों ने नाबालिग छात्र नरेंद्र की हत्या कर दी और फांसी के फंदे पर लटका दिया। प्रधानाचार्य की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कराया और 11 दरिंदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नफरत तोड़ता है मेरा संविधान, इंसानियत जोड़ता है। नमस्कार, बहिष्कृत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अस्मिता जावले इस घड़ी की दर्दनाक खबर लेकर आपके सामने आई हूँ। अनुसूचित जाति के हरिदास के परिवार के 4 सदस्य को बैलगाड़ी से आए 70 से ज्यादा लोगों ने मिलकर हत्या की। रोहिदास की पत्नी सुवर्णा और बेटी पूर्णिमा को इन दरिंदों ने पूर्ण विवश अवस्था में बैलगाड़ी से बांधकर पूरे गांव में घुमाया। उस पश्चात नदी किनारे जाकर रोहिदास के दोनों लड़कों को अपने मां बहन पर बलात्कार करने की जबरदस्ती करने लगे। उन्होंने ऐसा करने से इनकार करने पर उनके गुप्तांग काट दिए। उसके बाद सुवर्णा और पूर्णिमा पर इन दरिंदों ने बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी। यह दर्दनाक घटना गांव की महिलाओं के सामने हुई, लेकिन किसी भी महिला ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। अनुसूचित जाति जनजाति के कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लगने पर जन आक्रोश बढ़ा। तब जाकर कई शासन प्रशासन एक्टिव हुआ और मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबर दे दी। धन्यवाद। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, ये छोटा सा दिखने वाला शख्स खूंखार से खूंखार है। इसने 9 लोगों की हत्या कर किसी को विधवा तो किसी को अनाथ बनाया है, और इसीलिए मैं कोर्ट से गुजारिश करना चाहूंगा कि इसे जल्द से जल्द सजाए मौत दी जाए। हमने 2 दिन घटना स्थलों का दौरा किया है, उससे हमारे सामने कुछ प्रश्न निर्माण हुए हैं। उनका निवारण होना भी जरूरी है, इसलिए हम सिलसिलेवार इन घटनाओं के बारे में आरोपी से जानना चाहेंगे। माय लॉर्ड, आपने तो उन सभी जगहों को देखा है, उनके परिवारों के बारे में भी आपने जानकारी हासिल की है। उन 2 दिनों के दरमियान हमने जान लिया है कि फूलन प्रकाश बेवजह बेगुनाह लोगों की हत्या कर चुका है। अब इसमें जिरा करने वाली कोई बात ही नहीं है। कोर्ट यह जानना चाहता है कि इन सरकारी मुलाजिमों ने कानून का पालन नहीं किया है, या यह सिर्फ गलतफहमी के शिकार होकर आरोपी ने यह हत्याएं की है। माय लॉर्ड, अब इस केस में कुछ बचा ही नहीं है। आपने स्वयं उस घटना स्थलों पर जाकर देखा है और लोगों से राय जानी है कि वहां पे जो खूनी है वो फूलन प्रकाश है, और फूलन प्रकाश ने ही उन लोगों की हत्या की है। हाँ, हमने लोगों की बात सुनी। लोग दोनों तरफ से बातें करते हैं। कोर्ट लोगों की बातों पर नहीं तो वो तो क्या आधार पर निर्णय लेती है? सर, नाबालिग छात्र नरेंद्र हत्या केस कोर्ट में चलता है, पूरे गवाह पलट जाते हैं। इतना ही नहीं तो प्रधानाचार्य मिश्रा ने पुलिस कंप्लेंट की थी, वह भी अपनी साक्ष्य से मुकर जाता है, और सरकारी वकील प्रकाश मान कोर्ट में कहता है ऑल विटनेस आर हॉस्टाइल। जी सर, अगर गवाह अपना बयान बदल देता है तो तुम उसे मार दोगे। सर, आपने कहा था शपथ लेकर झूठ बोलने पे कोर्ट कार्रवाई करता है। हाँ, कोर्ट इसका संज्ञान लेती है। सर, यही तो दिक्कत है। अपने पवित्र ग्रंथों के नाम से सच बोलने की हामी भरते हैं और अंत में व्यवस्था को जाकर शरण जाते हैं और झूठ बोलते हैं। कोर्ट में प्रधानाचार्य मिश्रा और क्लास टीचर शुभंकर ये गवाह अगर प्रतिकूल बनते हैं तो कानून उसको सजा देता है। तुम्हें अपने हाथ में कानून लेने की क्या वजह थी? माय लॉर्ड, अपने गुनाह को छुपाने के लिए ये आरोपी अदालत की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। वकील बाबू, आपका गवाह अपनी गवाही बदल देता तो आप क्या करते? कोर्ट को बताता गवाह पलट गए हैं।
और मुख्य शिकायतकर्ता ने अपनी गवाही बदल दी तो? जाहिर है ये पूरी केस कमजोर करने वाली बात है। कोर्ट और सरकार के वक्त और पैसा बर्बाद करने वाली बात है। गवाही बदलने वाली उस शिकायतकर्ता पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट से विनती करता। ये देखिए, इन दो गवाहों ने अपनी गवाही बदल दी, क्या इन दोनों पे कार्रवाई हुई? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, उस केस में क्या हुआ उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। आरोपी कोर्ट का वक्त जाया कर रहा है। सर, वह केस ही तो उनकी वध की वजह है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। सर, प्रधानाचार्य मिश्रा जी तथा क्लास टीचर शुभंकर से मैं लगातार गुहार लगाता रहा। एक शिक्षक होने के नाते सच बोलना आपका कर्तव्य है, लेकिन कोर्ट के सामने सच्चाई बताने से उन्होंने इनकार किया। उन्हें झूठी गवाही देने के परिणाम बताए, लेकिन उनका कहना था सरकारी वकील प्रकाशमान ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। कानून को अंधा बनाने का काम विशिष्ट व्यवस्था के हाथों में है। सोच समझकर कानून का खून करने वाले शिक्षकों का वध कानून की रक्षा के लिए जरूरी था और मैंने वही किया। माय लॉर्ड, इस एरिया के जाने माने और कानून के रखवाले इंस्पेक्टर संजय को शहर के बीच चौराहे पर बिजली के खंभे से लटकाकर इस शख्स ने मार दिया। यह इतना खूंखार है कि इंस्पेक्टर संजय सिर्फ इसे गिरफ्तार करना चाहता था, इसीलिए उसने शहर के बीच चौराहे पर बिजली के खंभे से उसे लटकाकर उसे फांसी दे दी। तुमने इंस्पेक्टर की हत्या क्यों की? यस सर, लेकिन मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं। उसे तो मरना ही चाहिए था। सर, सरकारी वकील बाबू से जानना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी कंप्लेंट लेकर पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाए तो आपकी उनसे क्या अपेक्षा होगी? जाहिर है तहकीकात करे और उचित कार्रवाई करे। धन्यवाद वकील बाबू, आपने सही फरमाया। रोहिदास का परिवार इंस्पेक्टर संजय से बार बार गुहार लगाता रहा कि गांव के गुंडे उन्हें तकलीफ दे रहे हैं, उनकी बीवी और बच्चों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने दखल लेने की बजाय बोला तकलीफ दे रहे तुम्हें तो गलती तुम्हारी होगी। रोहिदास के पारिवारिक मित्र सिद्धार्थ, जो एक स्वयं पुलिसकर्मी थे, उन्होंने सच्चाई बताई तो उसकी जानकारी स्थानीय गुंडों को दी, जिसके चलते उस पुलिस कर्मचारी पर हमला हुआ और उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। सिद्धार्थ के हत्या के गुंडे जितने जिम्मेदार थे उतना ही इंस्पेक्टर संजय भी था सर, लेकिन इंस्पेक्टर संजय ने कोई पुलिस कार्रवाई की ही नहीं। जब दूसरे दिन ये घटना पूरे देश में आग की तरह फैल गई, तब सिर्फ 8 लोगों को नामजद किया, जिन्हें बाद में कोर्ट ने रेरेस्ट ऑफ रेयर केस न होने का हवाला देते हुए 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तो 2 को बरी कर दिया। अगर सही वक्त पर इन सब पर कार्रवाई होती, गुंडों को हिरासत में लिया जाता, तो रोहिदास की पत्नी और बच्चे पर खून बलात्कार नहीं होता। इंस्पेक्टर संजय अपने कर्तव्य में चूके चंद पैसों के खातिर विधायक के कहने पर गुंडों के लिए काम किया। मानवता के लिए काम करने की बजाय दरिंदों के लिए काम किया, इसलिए उसे जीने का कोई अधिकार नहीं था। यही उसकी मौत की वजह है। माय लॉर्ड, इंस्पेक्टर संजय तो खुद एक अनुसूचित जाति का था। सर, वो भले अनुसूचित जाति का था, लेकिन कानून का रखवाला नहीं था। वह कानून की वर्दी में व्यवस्था के मालिक की गुलामी करता था। विधायक के कहने पर ही गुनहगारों पर कानूनी कार्रवाई नहीं की, बल्कि गुनहगारों को ही प्रोटेक्शन दिया, जिसकी वजह से उनका हौसला बढ़ा और वो जघन्य अपराध कर बैठे। सर, इसने इंस्पेक्टर संजय के साथ साथ पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर आरती को भी फांसी लगाकर हत्या कर दी, और वो भी दलित जाति की ही थी। दलित कहकर गाली मत देना। ना हम हरिजन हैं और ना ही दलित।
आप सरकारी वकील होकर आपको पता नहीं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद खंडपीठ ने दलित कहने पर रोक लगाई है। सर, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नाम दिया है। दलित कहने के बजाय हमें अनुसूचित जाति से संबोधित किया तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन वो भी तुम्हारी समाज से ही थी ना? हाँ वकील बाबू, कुल्हाड़ी का डंडा भी लकड़ी का होता है, लेकिन उसी कुल्हाड़ी की डंडे की मदद से पूरा पेड़ तोड़ा जाता है। पेड़ दिल ही दिल में रोता है कि मुझे तोड़ कौन रहा है, मुझ पर घाव कौन कर रहा है, वही जो मेरा अपना है। लेकिन दर्द इस बात का है कि भले लगे कि कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, लेकिन उस कुल्हाड़ी में लगा हुआ डंडा तो मेरा अभिन्न अंग था। वही मेरे विनाश के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह कुछ जो लोग होते हैं, किसी समाज से होते हैं, उस लकड़ी के डंडे की तरह होते हैं। वे किसी के हाथों की कठपुतलियां बनकर कुल्हाड़ी के घाव समाज पर देते हैं। वही समाज जो छाव दे रहा है, वही समाज जो गोदी में खिलाता है, उसी समाज से चंद पैसों के लिए गद्दारी करते हैं। उसमें से वह भी एक था। जाने माने सरकारी वकील प्रकाश मान की हत्या बेवजह की गई। सर, मैंने उन गवाहों को सजा दिलवाने के बारे में सरकारी वकील प्रकाश मान से बार बार कहा, लेकिन उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया, क्योंकि उस जातीयवादी निकम्मे को अपने राजनीतिक उज्जवल भविष्य की आस थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। एक ऐसा सरकारी वकील जिसका करियर बहुत ही उज्जवल था, उसके लिए निकम्मा अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। कोर्ट में अपशब्द का इस्तेमाल न करें, यह आपको हिदायत दी जाती है। जी सर। निजमा कम मतलब सही काम न करने वाला, इस अर्थ से निकम्मा यह शब्द इस्तेमाल किया था। नहीं, आप यह शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके सर। एक विशिष्ट विचारधारा के साथ सरकारी वकील प्रकाश मान ने विशिष्ट विचारधारा के लोगों के लिए केस कमजोर करने वालों के साथ साठगांठ की, जिसके चलते नाबालिग छात्र नरेंद्र के हत्यारों की केस सही तरीके से कोर्ट के सामने नहीं रखी। अपनी गवाही बदलने के बाद भी कोर्ट से सजा देने के लिए कोई कोशिश नहीं की। उन दोनों अध्यापक ने, जिन्होंने सच्चाई का खून किया था, उन्होंने और सरकारी वकील प्रकाश मान ने व्यवस्था को शरण जाकर कानून की धज्जियां उड़ाई थी, इसलिए मैंने उनका वध किया। माय लॉर्ड, यह व्यक्ति इतना खूंखार है कि इसने सरकारी डॉक्टर आरती को भी नहीं छोड़ा। हमारी संस्कृति महिलाओं की इज्जत करना सिखाती है, लेकिन इस खूंखार ने उस महिला को उसके पति के सामने ही डॉक्टर आरती को उसके पति के सामने ही छुरा भोंककर उसकी हत्या कर दी। शुक्र है कि बच्चे स्कूल गए थे। उसके पति अभी भी इस वाक्य को याद करते हैं तो सिहर जाते हैं। सर, मैं तो डर ही गया था जब इन्होंने एन मौके पे पॉज लिया। मुझे कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि ये वकील साहब मुझ पर घिनौना आरोप तो नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। आरोपी मुझ पर घिनौना आरोप लगा रहा है। मेरा गला सूख गया था, इसीलिए मैं पानी पीने के लिए रुक गया था। ऑब्जेक्शन सस्टेन। सरकारी अभियोक्ता ने आपके ऊपर ऐसा कोई आरोप लगाया नहीं है। आपको क्या लग रहा है यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आपके ऊपर लगाए गए आरोप सही है या नहीं। जी सर, अब तक मैंने किसी भी आरोपों से इनकार नहीं किया। मुझे डर लगा था कि वकील साहब मुझ पे कुछ घिनौना आरोप तो नहीं लगाना चाहते। ओके, उन क्यों किया यह बताइए। सर, डॉक्टर आरती को पता था पोस्टमार्टम को ले आए हुए लड़की और उसकी मां के शव को दरिंदों ने महिलाओं के सामने
हवस का शिकार बनाया, उन पर अत्याचार किए, अन्याय किया, ये सब जानते थे। गलत पोस्टमार्टम के वजह से दरिंदे बरी हुए, उसके लिए डॉक्टर आरती ही जिम्मेदार थी। बतौर एक डॉक्टर उनकी पहले जिम्मेदारी ये थी कि शवों के गुप्तांगों की बारीकी से जांच करे और सही रिपोर्ट दे, लेकिन वह बिक चुकी थी। उसने कानून की छाती में खंजर भोंका, इसलिए मैंने उसके छाती में खंजर भोंककर उसका वध किया। रोहिदास की बीवी का और लड़की का बलात्कार हुआ था, उसके बावजूद डॉक्टर ने उसके कपड़े फॉरेंसिक लैब में नहीं भेजे। पोस्टमार्टम में बलात्कार का नहीं दरिंदों के स्पर्म का जिक्र था। जब सीबीआई ने इस केस में हाथ डाला तब दफन किए हुए शवों को खोदकर बाहर निकालकर 1.5 महीने के बाद वापस पोस्टमार्टम किया। 1.5 महीने पश्चात सड़ी हुई लाशें जब निकाली तब बलात्कार की कौन सी निशानी रहेगी वहां पर? सर, वक्त रहते ही सही जांच होती, सही तरीके से पोस्टमार्टम होता तो उन गुनहगारों को सख्त सजा मिलती। लेकिन एट्रोसिटी कानून के तहत केस भी दर्ज नहीं हुआ। वह भी होता, लेकिन जानबूझकर कानून के रखवाले जिनके हाथ में कानून व्यवस्था है उन्होंने उसे तोड़ दिया, इसलिए मुझे उन्हें इस दुनिया से निकालना पड़ा। माय लॉर्ड, फूलन प्रकाश पर अगला आरोप है कि सामाजिक कार्यकर्ता बृजभूषण, तहसीलदार और गांव के 2 लोगों को इसने पेट्रोल डालकर जला डाला। यह इतना खूंखार है कि गांव के लोगों को यह धमकी दे रहा था कि उन्हें भी ये पेट्रोल डालकर जला डालेगा और ये वहां से भागे। माय लॉर्ड, समाज में मौजूद रहने वालों के प्रति इस खूंखार फूलन प्रकाश को कितनी हैवानियत है ये नजर आता है। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, संविधान कानून की बातें कर रहे हो, लेकिन इतनी हैवानियत से आप पेट्रोल छिड़क कर कैसे किसी का खून कर सकते हो? माफ करना सर, आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं भी क्या करता? मेरे आंखों के सामने कुछ दूरी पर गुड़िया के शव को पेट्रोल डालकर अग्नि के हवाले कर दिया। मेरा शरीर गुस्से से कांप रहा था जब तहसीलदार कुलदीप सिंह ने उस गुड़िया के अत्याचारित दरिंदे बृजभूषण को जाने का आदेश दिया। एक मासूम सी गुड़िया खेत में काम करती थी, वहां बृजभूषण आता है, अत्याचार करता है। इतना ही नहीं, ये दरिंदा उस लड़की के गुप्तांगों में लकड़ियां ठूसता है। वो तड़पती है, उसके घर वाले उसको अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन ये दरिंदा हंसते रहता है। बलात्कार होने के बावजूद भी उस पर केस दर्ज नहीं होता, एफआईआर तक नहीं लिखी जाती, क्योंकि बृजभूषण सत्तासीन पार्टी का नुमाइंदा था। उसकी दहशत पूरे इलाके में थी, इसलिए उस पर एफआईआर दर्ज करने में कोताही बरती गई। लेकिन जब उस मासूम की हालत बिगड़ गई तब जाकर उस गुड़िया को अस्पताल में भर्ती करवाया, और इस बीच ये दरिंदा उस गुड़िया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर लांछन लगा रहा। सर, बेशर्मी का आलम यह था कि जब इस गुड़िया की मौत हो गई तब तो भी वो मुक्त था और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर गुड़िया की लगातार बदनामी कर रहा था। ना तो इस पर सरकार ने कोई पाबंदी लगाई और ना ही उसके राजनीतिक पार्टी ने। जब माहौल बिगड़ा तब सिर्फ इतना ही कहता था, इन्वेस्टिगेशन चालू है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। लेकिन मासूम ने दम तोड़ दिया। तहसीलदार कुलदीप सिंह से बार बार गुजारिश करने पर भी गुड़िया के अत्याचारित दरिंदे बृजभूषण पर कार्रवाई नहीं हुई। जब माहौल बिगड़ा तब गुड़िया के शव को गांव में लाया और उस पर पेट्रोल छिड़ककर अग्नि दहन किया।
माय लॉर्ड, उस पीड़िता को मरे हुए 8 घंटे हुए थे और उसका दहन जल्द से जल्द करना बहुत जरूरी था और दहन करने के लिए साहित्य भी उपलब्ध नहीं था और इसीलिए उसका अंतिम संस्कार पेट्रोल डालकर किया गया। यह करना जरूरी था, इसलिए तहसीलदार कुलदीप सिंह ने स्वयं वहां पे उपस्थित रहकर वहां अपने निरीक्षण में अंतिम संस्कार किया। यहाँ पर तहसीलदार कुलदीप सिंह जी ने अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हुए कर्तव्य को निभाया है। यही नहीं, उसके बावजूद भी इस खूंखार दरिंदे फुलन ने उन्हें पेट्रोल डालकर उनकी हत्या कर दी। वकील बाबू, क्या आप हिंदू हैं? यकीनन मैं सनातनी हूँ। अच्छा, सनातनी हो, इसका मतलब हिंदू नहीं है। लेकिन हिंदू के रीति रिवाज आपको पता ही होंगे ना? हाँ, मालूम है। तो बताइए, हिंदू के रीति रिवाज से मृत व्यक्ति का चेहरा देखने का अधिकार परिजनों को नहीं है? हाँ, जरूर है। जब तक परिवार आखिरी बार शव नहीं देखते, उसका चेहरा नहीं देखते, तब तक मुखाग्नि नहीं दिया जाता। यह रिवाज है। क्या इस गुड़िया को मुखाग्नि देने से पहले उसके माता पिता परिजनों को देखने को दिया? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इस सवाल का इस केस से क्या संबंध? संबंध है माय लॉर्ड, गांव में वातावरण बहुत तंग था। अगर प्रशासन उस शव को बहुत देर रख देते तो जन भावनाएं क्षुब्ध हो जाती, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बन जाता और गांव के लोग कानून को अपने हाथ में लेते। इसीलिए उस शव का जल्द से जल्द दहन करना बहुत ही जरूरी था। रात के 1:30 बजे? वक्त क्या था मुझे पता नहीं। सूरज तो ढल गया था ना? मैंने वक्त नहीं देखा। वक्त नहीं देखा? एक सनातनी होने के नाते आपको पता ही होगा कि सूरज ढलने के बाद हिंदुओं में मुखाग्नि नहीं दे सकते। हाँ, ऐसी मान्यताएं हैं। रात मतलब सूरज ढलने के बाद ही ना? सूरज ढलने के बाद ही रात होती है। अच्छा वकील बाबू, ये बताइए, पेट्रोल डालकर किसी शव का दहन किया जाता है? जी नहीं। सर, इस मासूम के शव को प्रशासन ने घर वालों के हाथों में नहीं दिया और इतना ही नहीं, हिंदू मान्यता के खिलाफ जाकर तहसीलदार के उपस्थिति में उनके आदेश पर रात 1:30 बजे पेट्रोल डालकर अग्निदहन कर दिया। जीते जी उस गुड़िया की अवहेलना बृजभूषण ने की और मृत्यु के पश्चात अवहेलना तहसीलदार कुलदीप सिंह ने की, अपने आकाओं के कहने पर की। इसलिए मैंने उनका वध किया। सर, जीते जी अवहेलना होती है, मृत्यु के पश्चात भी अवहेलना होती है। यह हम कब तक देखें? जिस शासन से, जिस व्यवस्था से हमें उम्मीद है, वह हमें न्याय दे, न्याय देने में, सुरक्षा देने में कमजोर साबित हुए, फिर हमारे पास क्या चारा है? अगर जीना है तो बंदूक उठाए। इससे देश की क्या हालत होगी? मैं नहीं चाहता कि इस देश का युवा कलम की बजाय बंदूक उठाए। मुझे पता है कलम में जो ताकत है वो बंदूक में ताकत नहीं है। बंदूक की गोली किसी एक को शांत कर सकती है, लेकिन कलम की ताकत लाखों की आवाज बुलंद करती है। कलम की ताकत क्या होती है? यह बात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से इस देश को बताई। मैं मानता हूं मैंने उन लोगों का वध किया है। हाँ, वध किया है, क्योंकि वे दुराचारी थे। यह व्यवस्था के नाम पर, कानून के नाम पर कलंक है, इसलिए मैंने उनका वध किया। मैं सिर्फ अपनी बात रखने के लिए यहां पर खड़ा था। गलत काम को अगर आप तवज्जो देंगे, तरजीह देंगे, उसका सम्मान बढ़ाएंगे,
किसी आतंकवादी का सम्मान बढ़ाते उसके मंदिर बनाओगे कि वे सोचे जिन्होंने अपने खोए हुए उनको क्या दर्द होता होगा। ये व्यवस्था के ठेकेदार और उनकी कठपुतलियां महसूस करे। यही जताने के लिए मैंने कोर्ट का सहारा लिया, क्योंकि आज आम आदमी को कोर्ट पर विश्वास है, न्याय पर विश्वास है, पर व्यवस्था पर नहीं। सर, हजारों वर्षों से यहाँ की परंपरा है। जिन्होंने अपने खोए हैं उन्हीं के नाम से ढोल पिटवा कर गुणगान गाने का काम परंपरा के नाम पर चल रहा है। यही मैं आपके सामने बताना चाहता था, लेकिन मैं संविधान को मानने वाला गलत कार्य कर बैठा, इसलिए मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गली से दिल्ली तक है नेकी करप्शन, खैर लांजी से हाथरस तक करप्शन। ना कुछ सोल्यूशन यारो, डूब गया है नेशन। झूठे लीडर घर घर में और झूठा है भाषण। चलो फिर से लाते हैं अपनी आशा, अपनी भाषा, अपनी पहचान। मेरा संविधान, हमारा संविधान, सबका संविधान। कण कण में क्रांति लाएगा संविधान, मन मन में शांति लाएगा संविधान। मेरा संविधान, हमारा संविधान, सबका संविधान। नफरत तोड़ता है